चलो चैप्टर 1 ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं, 12th का ये चैप्टर नया। पहले हम सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस हुज कंपोजिशन कैन बी वेराइड विथिन सर्टेन लिमिट्स। जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से उसकी कंपोजिशन किसी लिमिट तक होती है। और एवरी सॉल्यूशन इज मेड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हर सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जाकर बनता है। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट सेपरेट टू द फिजिकल मेथड सच एज फिल्ट्रेशन, सेटलिंग और सेंट्रीफ्यूजिंग इन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर के सॉल्यूशन में वो सेपरेट नहीं किए जाते हैं किसी भी फिजिकल मेथड से, जैसे कि फिल्ट्रेशन, सेटलिंग और सेंट्रीफ्यूजिंग सॉल्यूशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के बारे में अब हम जानते हैं। सॉल्यूशन आर हेल्प टू मैन्युफैक्चर बैटरीज एंड सेल इन डेली लाइफ। सॉल्यूशन जो होते हैं हमारी मदद करते हैं बैटरीज बनाने में, सेल बनाने में, डेली लाइफ में। सॉल्यूशन के मदद से हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स, गन पाउडर और इलेक्ट्रिसिटी और भी चीज़ें बना सकते हैं। सॉल्यूशन की मदद से जो हमारा फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है और ब्रोकन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में एनर्जी के लिए। सॉल्यूशन की मदद से जो हमारी डिसीजेज होती हैं वो सही भी होती हैं ह्यूमन बॉडी में। सॉल्यूशन जो होता है वो मदद करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में प्योर वाटर में। ठीक है, अब इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास 5 सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, पहले हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बारे में पढ़ेंगे। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होते हैं, अगर जो सॉल्यूशन है अगर उसमें एक सॉल्यूट अगर डिसॉल्व होता है किसी सॉल्वेंट में तो उसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? जब सॉल्यूशन पार्टिकल जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे NaCl है और MgCl है। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो सॉल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं वो अगर डिसॉल्व नहीं होते हैं पानी में तो उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बेंजीन और ईथर है, और भी ले सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो व्हेन द सॉल्यूशन आर नॉट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन इट कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूट होता है अगर वो डिसॉल्व नहीं होता है किसी भी सॉल्यूशन में तो उसे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड वो होता है व्हेन द सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन सॉल्यूशन इट्स कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब इसमें जो सॉल्यूट होता है वो अगर डिसॉल्व होता है सॉल्यूशन में तो उसे हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफ शॉर्ट टर्म ऑफ सॉल्यूशन की भी जानेंगे, जिसमें आता है हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सबसे पहले हम सॉल्यूट की बात करेंगे। इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट स्मॉलर अमाउंट बाई मास अदर देन कंपोनेंट। ये एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो प्रेजेंट होता है छोटी अमाउंट में दूसरी मास कंपोनेंट से सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट क्या होता है? इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट लार्ज अमाउंट बाई मास अदर देन कंपोनेंट। ये एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो बड़ी अमाउंट में होता है दूसरे मास की कंपोनेंट से सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके बाद एक्सप्रेस ऑफ ए सॉल्यूशन टर्म्स। पहले आती है परसेंटेज। इट इज ए मास ऑफ कंपोनेंट डिसॉल्व टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज के बारे में है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मास ऑफ कंपोनेंट होता है वो कितना डिसॉल्व हो रहा है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में, उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। इसमें फॉर्मूला जैसे आपके पास वेट डिवाइड बाई वेट ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर में हमारा ये है मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसे भी मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ठीक है, इथेन के बारे में जाने तो ये जो होता है एक तरीके का इट इज ए मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और डिसॉल्व सॉल्यूशन ऑफ लीटर। ये जो होता है एक मास ऑफ सॉल्यूट होता है ग्राम में होगा और इसे जो डिसॉल्व हो रहा है वो कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। ठीक है,
सेन का फॉर्मूला भी यही है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके बाद मोलरिटी की बात करेंगे। इट इज ए नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड मोलरिटी। मतलब जितने मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व हो रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, उसी को हम क्या कह देते हैं, मोलरिटी कह देते हैं। इसका फॉर्मूला भी दिया है, एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके बाद आती है मोलैलिटी। मोलैलिटी को क्या कहते हैं, इट इज ए नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, इट इज ए नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूट डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, नॉर्मेलिटी पे आते हैं। नॉर्मेलिटी को लिखते हैं हम लोग, इट इज ए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इ डिसॉल्व वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब जो ग्राम इक्विवेलेंट है हमारे सॉल्यूट के, वो कितने डिसॉल्व हो रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, उसी को हम नॉर्मेलिटी कहते हैं। फॉर्मूला इसका कैसे, 3 फार्मूले आपको बनाने पड़ेंगे। पहले इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपोनेंट के बारे में फॉर्मूला कैसे होगा, मोलर मास ऑफ कंपोनेंट जो है वो होना चाहिए, डिवाइड हमें उसकी बेसिसिटी से करना है। ठीक है, बेसिसिटी होती क्या है, जो बेसिसिटी है जैसे हाइड्रोजन और OH माइनस होते हैं हमारे, वो आपके दिए जाएंगे, उसके हिसाब से हमें करना रहेगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपोनेंट। नॉर्मेलिटी को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में हम कर सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। इट इज ए यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दैट इज नो ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ मोल इन ए सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, ये जो है यूनिट होती है कॉन्सेंट्रेशन की। इसमें जो होता है कोई भी मोल ऑफ कंपोनेंट नहीं होता है जो किसी डिवाइडेड बाई ये जो है यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की होती है, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम डिवाइड करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है, फॉर्मूला जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आप एक्सेल निकाल लो, मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। एक्स बी है तो मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। तीसरा जो है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। ठीक है, इसके बाद चौथा फॉर्मूला है x1 इजिकल्स टू n1 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस ni डॉट डॉट करके। ये तब होगा जब हमें मोल ज़्यादा पता हों किसी भी कंपोनेंट्स के, 2 या 3 ज़्यादा कंपोनेंट्स के। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ppm आएगा। ppm को क्या करते हैं कि इट इज डिफाइंड एट द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन 10⁻⁶ पार्ट ऑफ मास पार्ट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिफाइन, मतलब इसमें यह है कि हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो मास ऑफ सॉल्यूट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसी 1 मिलियन पार्ट में मास ऑफ सॉल्यूशन के। फॉर्मूला है ppm का मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶ से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, इक्वेशन विद वॉल्यूम के बारे में अब जानेंगे। If V1 ml of a solution, if the volume 1 ml of solution of normality 1 are diluted to volume V2 ml and normality diluted second, या if रुको सर, फिर से एक बार रिपीट फिर से करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, equation with volume. If V1 ml of a solution of normality 1 are diluted to volume V2 and normality of diluted solution is N2. If V2 ml of solution of normality N1 react exactly with V2 ml of solution of N2 normality. यदि हमारे पास कोई V1 ml और सॉल्यूशन होगा, उसका जो होगा नॉर्मेलिटी 1 में, अगर वो
डिल्यूट मतलब उसको किस में डाला जा रहा होगा, V2 और N2 की नॉर्मलिटी में। तो यदि या तो वो यदि V2 ml जो सॉल्यूशन होगा नॉर्मलिटी का वो रिएक्ट करेगा डायरेक्टली V2 सॉल्यूशन से ही और नॉर्मलिटी सेकेंड से, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी यही है, मतलब इसमें ये कहा जा रहा है जो V1 होगा वो नॉर्मलिटी 1 से ही रिएक्ट करेगा और V2 जो होगा वो नॉर्मलिटी 2 से ही रिएक्ट करेगा। इसका ये आता है, ठीक। इसका फॉर्मूला आपके नीचे दिया गया है, N1 × V1 × N2 × V2 बराबर होंगे, मतलब जितना N1 × V1 होगा उतना ही N2 × V2 होगा। ये कहने की बात है। दिस इक्वेशन इक्वल नॉर्मलिटी इक्वेशन, इसी को हम जो है नॉर्मलिटी इक्वेशन कहते हैं। If V1 ml of molarity 1 are diluted to the V2 molarity of diluted solution M2V है जी। इसका मतलब ये है कि अगर V1 मतलब वो वॉल्यूम 1 है और मोलरिटी 1 है, वो उसी से ही रिएक्ट करेगी और वॉल्यूम 2 की मोलरिटी सेकेंड से रिएक्ट करेगी। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इसलिए इसका भी फॉर्मूला M1 × V1 × M2 × V2 इक्वल है, बीच में थोड़ा देख लीजिए, इसे मोलरिटी ऑफ इक्वेशन कहेंगे। द मोलरिटी ऑफ इक्वेशन रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट इज वेयर N1, जो मोलरिटी की इक्वेशन है रिएक्शन अगर उसका हो जाता है दो रिएक्टेंट के साथ, यहाँ पे हमारा N1 है, नंबर ऑफ जो मोल रिएक्टेंट 1 के हैं और नंबर ऑफ मोल जो है रिएक्टेंट 2 के हैं, तो इज यूजिंग फॉर बैलेंस इक्वेशन। ये बैलेंस इक्वेशन में यूज होने वाला है बैलेंस करने में। तो इसमें कोई नहीं है, M1 × V1 अपॉन में डिवाइड बाई N1, M2 × V2 डिवाइडेड बाई N2 इक्वल्स 2। तो ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक। अब इसका मतलब ये था कि जो नॉर्मलिटी 1 हो, या फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार ये 3 पॉइंट। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारा V1 वाला होगा N1 के में रिएक्ट करेगा और V2 वाला जो होगा N2 में रिएक्ट करेगा, लेकिन जो N1 × V1 है और जो N2 × V2 है वो दोनों समान होंगे, ये कहने की बात हुई है इसमें। इसलिए इसे हम लोग नॉर्मलिटी की इक्वेशन कहते हैं। सेम एज मोलरिटी में भी ये कहा गया है कि जो M1 × V1 होता है और M2 × V2 होगा, लेकिन वो दोनों भी सेम तरीके से इक्वल होंगे, ठीक है। अब इसे भी हम लोग मोलरिटी की इक्वेशन कहेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है जहाँ पर एक N1 आ जाता है N2 आ जाता है, वो रिएक्टेंट है और वो रिएक्ट करने लगे इसमें आके इक्वेशंस में, तो ये जो होंगे बैलेंस करने के काम में आती हैं। तो इसका फॉर्मूला है M1 × V1 डिवाइडेड बाई N1, M2 × V2 डिवाइडेड बाई N2, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, दिस सॉल्यूशन की पहले हम बात करेंगे। व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड कंटिन्यूसली टू ए लिक्विड सॉल्वेंट द सॉल्यूट कीप ऑन डिसॉल्विंग एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आर इंक्रीजिंग। जब हमारा सॉलिड सॉल्यूट जो होता है अगर हम उसे कंटिन्यूसली लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते रहते हैं तो जो सॉल्यूट फिर से बता दे रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड में पहले हम डिसॉल्यूशन के बारे में समझेंगे। इसमें ये कहते हैं कि जो सॉलिड सॉल्यूट होता है अगर वो कंटिन्यूसली हम लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते रहते हैं तो वो सॉल्यूट जो है डिसॉल्व होता ही रहेगा उसमें, जिसकी वजह से सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, उसे हम डिसॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? The solute particle keep on colliding on the surface of a solute particle and get separated out of solution। जो solute particles होते हैं अगर वो टकराते हैं जो सरफेस के solute particles से हैं और वो सेपरेटेड हो जाते हैं उस सॉल्यूशन से, उसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लेते हैं कि अभी हमने नए सॉल्यूट पार्टिकल डाले उस सॉल्यूशन में, लेकिन वहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पे भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उस सरफेस पे, वो उससे टकराएंगे और सरफेस वाले बाहर हो जाएंगे और वो नए पार्टिकल वहाँ पे आके बैठ जाएंगे, उसी को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इक्वेशन क्या है क्रिस्टलाइजेशन की? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलेंगे तभी जाके सॉल्यूशन बनेगा। इसके बाद हमारा इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की भी बात हो जाती है। इसमें कहते हैं कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होंगे सॉल्यूशन पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में जानना है। When the solid solute are dissolved 100 ग्राम of solvent and form saturated solution at a particular temperature, it called solubility। इसका मतलब ये है कि जब सॉलिड सॉल्यूट जो होता है अगर वो डिसॉल्व होता है 100 ग्राम सॉल्वेंट में और वो सैचुरेटेड होता है सॉल्यूशन, सैचुरेटेड हो जाए सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिड इन ए लिक्विड में हम लोग नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट का पढ़ेंगे। इफ़ द सॉल्यूट नेचर आर गुड एंड दे आर डिसॉल्व टू सॉल्वेंट एंड फॉर्म सॉल्यूशन बट दिस सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी आर इंक्रीज। इसमें यह है कि अगर सॉल्यूट का नेचर गुड हो और वो सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाए और सॉल्यूशन फॉर्म कर ले तो उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। टेम्परेचर पे क्या इसका है, जैसे ही अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है सॉल्यूशन की, वो इंक्रीज होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है हमारे पास हम जानते हैं कि सॉलिड जो होता है वो जो होता है पूरा पैक्ड होते हैं उसके पार्टिकल, ठीक है। जैसे ही अगर हम टेम्परेचर वहाँ बढ़ा देंगे तो वो जो पार्टिकल है थोड़ा तितर बितर हो जाएंगे, जिसकी वजह से इम्पिटी स्पेस बनेगा और सॉल्युबिलिटी वहाँ इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी अफेक्टिंग ऑफ गैस इन ए लिक्विड। सॉल्युबिलिटी कैसे गैस में होती है लिक्विड में। ऑलमोस्ट गैस आर सॉल्युबल इन वाटर थ्रू टू डिफरेंट एक्सटेंट्स। हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो गैस होती हैं वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं डिफरेंट अलग अलग तरीके से, ठीक है। और ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ये जो होती हैं एग्जिस्टेंस मतलब एक्वेटिक लाइफ को करती हैं किसी लेक में, रिवर में और सी में। ये किसकी वजह से होता है, सॉल्यूशन की वजह से होता है। जो ऑक्सीजन गैस होती है एयर की वाटर में जाती रहती है, ठीक है। और इसके बाद कुछ गैस जो है सॉल्युबल होती हैं सॉल्वेंट में, जैसे एल्थाइल अल्कोहल और बेंजीन एक्सेट्रा। इसके बाद हम लोग सॉल्युबिलिटी पे बात करेंगे, एक ही इसका है। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस इज कन्वर्टेड एट एसटीपी टेम्परेचर। जब भी वॉल्यूम ऑफ गैस को हम जो है कन्वर्ट करते हैं किसी एसटीपी टेम्परेचर पे और उसे हम डिसॉल्व करें किसी एक यूनिट वॉल्यूम में लिक्विड की और फॉर्म करें किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को किसी टेम्परेचर पे और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अब हम पढ़ेंगे। नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। गैसेज लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन etc dissolve in water only to a small extent, whereas gases like CO2, HCl, NH3 etc are highly soluble. The greater solubility of latter gases is due to reaction their solvent। मतलब जो गैसेज होती हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई भी डिसॉल्व होती हैं वाटर में, वो छोटे उसमें होती हैं, जैसे कि CO2 और HCl और NH3 हैं, ये जो है हाईली सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत कम सॉल्युबल होती हैं वाटर में, लेकिन जैसे CO2 और NaCl और NH3 और HCl जो होते हैं वो हाईली सॉल्युबल होती हैं, तो इनकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या है, दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज आर डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी गैस की जो है डिक्रीज कर जाएगी जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है गैस आर एक्सपील हाई सरफेस। सॉरी, वो यह है कि सॉल्युबिलिटी जो गैस की होती है वो डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो गैस है वो एक्सपील होने लगती है, क्या होती है, आगे बढ़ने लगती है हाई सरफेस पे, और वहाँ पर इम्पिटी स्पेस नहीं होता है, ठीक है। गैस फैल जाती है तो जिसकी वजह से विदेश स्पेस नहीं मिलेगा और सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या है, व्हेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस आर इंक्रीज। मतलब जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो इंक्रीज हो जाती है जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर गैस जो है कंबाइंड होती है दूसरे पार्टिकल से और इम्पिटी स्पेस वहाँ पर रह जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हेनरी लॉ की बात करेंगे। हेनरी लॉ क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वेपर फेज में, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए मोल फ्रैक्शन के,
सॉल्यूशन, गैस के सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग हेनरी लॉ कहते हैं। हेनरी लॉ एक तरीके से हम ये समझ लें कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, उसी को हम लोग हेनरी लॉ कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, पी ए बराबर के एच मल्टीप्लाई एक्स ए, जहाँ पर पी ए बराबर पार्शियल प्रेशर होता है और के एच बराबर हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट होता है और एक्स ए बराबर मोल फ्रैक्शन होता है आपका, ठीक है। अब लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। When the gas are not react to other element and do not form compound, they are apply to Henry law। इसका मतलब ये है कि गैस जो है अगर अपना रिएक्ट करे नहीं, अगर हमारी गैस जो है रिएक्ट नहीं करती है दूसरे एलिमेंट और कोई कंपाउंड नहीं बनाती तो वहाँ हेनरी लॉ अप्लाई हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जैसे हम लोग पार्शियल प्रेशर शुद्ध भी लो, अगर जैसे हम लोग पार्शियल प्रेशर घटा देते हैं और टेम्परेचर तुरंत बढ़ा देते हैं तो गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है, और हमने इसे हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी गैसेज इन लिक्विड से समझा ही है अभी। एप्लीकेशन क्या है हेनरी लॉ की, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज में, डीप सी डाइविंग, फंक्शन ऑफ लंग्स और क्लाइंबर ऑफ लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड में इसका यूज होता है। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन और इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। इसकी हेडिंग है सॉल्यूशन और सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन में। सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन क्या होते हैं, दी एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल ऑफ वन सॉलिड प्रेजेंट एट लैटिस साइज आर रिप्लेस्ड बाय सिमिलर साइज ऑफ एटम आयंस और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। जो एटम्स और आयंस होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर वो एक सॉलिड प्रेजेंट मतलब वन सॉलिड प्रेजेंट जो लैटिस साइड होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं सीधा सिमिलर समान एटम और आयन मॉलिक्यूल, उसी को सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे ब्रास, ब्रोंज और एक्सेट्रा होते हैं, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल क्या होता है, व्हेन द बिग एटम आयन और मॉलिक्यूल आर कंबाइंड टू अदर एलिमेंट एंड सम स्पेस आर लेफ्ट दैट हाइड्रोजन, बोरोन ईटीसी स्मॉल मॉलिक्यूल फिलिंग लेफ्ट सरफेस को इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन को समझने के लिए ये है कि जब बड़े एटम जो होते हैं, आयन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो दूसरे एलिमेंट जो होते हैं उनके साथ कंबाइंड हो जाते हैं और उसके बाद जो जगह खाली रहती है वो हाइड्रोजन और बोरोन और दूसरे छोटे पार्टिकल से फिल हो जाए, उसी को हम लोग इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, बोरोन है और एक्सेट्रा है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन उन्हें कहते हैं जैसे हमारे पास एटम, आयन और मॉलिक्यूल होते हैं और उनके अंदर जो सॉलिड प्रेजेंट पे किसी लैटिस साइड पे वो प्रेजेंट होते हैं सॉलिड की, तो वो जो है अगर उनको हम लोग रिमूव कर दें किससे, उनको जो है हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें किससे, सिमिलर साइड ऑफ एटम और आयन्स और मॉलिक्यूल से, उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ब्रास एंड ब्रॉन्ज ईटीसी बताए हैं। ऐसे इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि उसमें जो है हमारे पास एटम आयन्स होते हैं वो दूसरे से कंबाइंड होते हैं अदर एलिमेंट के साथ, और वो जो हैं कंबाइंड होते हैं अदर एलिमेंट के साथ, और वो जो हैं छोटे छोटे जैसे हाइड्रोजन, बोरोन और मॉलिक्यूल जो हैं उनके साथ मतलब उनके साथ अपना लेफ्ट सरफेस फिल कर लेते हैं, उन्हीं को इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड बोरोन ईटीसी है, ठीक है। अब वेपर प्रेशर पढ़ लेते हैं, लास्ट वेपर प्रेशर तक पढ़ेंगे, फिर कल से हम राउस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है, व्हेन द लिक्विड और सॉल्यूशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड और सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इट्स कॉल्ड वेपर प्रेशर। जब लिक्विड और सॉल्यूशन जो होते हैं प्रेशर जब उन पर हम लोग एक्सर्ट करते हैं तो वहाँ पे जो है वेपर निकलते किसी इक्विलिब्रियम लिक्विड या सॉल्यूशन जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। सीधा सा हम ये समझ लेते हैं, जब हमारा लिक्विड और सॉल्यूशन पे प्रेशर अभी भी एक्सर्ट होगा तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट का लिक्विड और सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी जाकर वेपर निकलेंगे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से, ठीक है। इसलिए इसे वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इसे कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहले नेचर ऑफ लिक्विड पे करेंगे। व्हेन वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर इज अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर, अगर जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर
कम रहेगा, मतलब वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब ये है कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम रहेगा एलिमेंट्स के बीच में, वीक रहेगा, और तो वेपर प्रेशर हमारा जो होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है ज़्यादातर पार्टिकल जो होंगे मॉलिक्यूल के, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा लीव करेंगे और वेपर फेज में आएंगे। तो हम ये समझ लेते हैं नेचर ऑफ लिक्विड से कि हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स जैसे ही कमज़ोर होगा तो वेपर प्रेशर हमारा बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादातर सारे पार्टिकल्स हैं वो लीव करेंगे उस लिक्विड को और वेपर फेज में आ पाएंगे। टेम्परेचर क्या क्या है, जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और लिक्विड से वो तेज़ी से लीव करने लगेंगे और वेपर प्रेशर के फेज में आ जाएंगे वो। ठीक है, तो हमने इसमें फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो एक्सर्ट होता है लिक्विड और सॉल्यूशन में, वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट में, तभी जाके हमारे वेपर निकलते हैं, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। इसको करने के लिए इफेक्ट क्या है हमारे पास, एक तो हमारा नेचर ऑफ लिक्विड है और टेम्परेचर है। नेचर ऑफ लिक्विड में हमसे ये कह दिया जाता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हो पार्टिकल्स का वो कम होना चाहिए, तभी जाके वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल उस लिक्विड को लीव करेंगे और वेपर फेज में आएंगे। ठीक, अब इसके बाद हम दूसरा पॉइंट पढ़े थे टेम्परेचर को लेके। टेम्परेचर में हमने क्या समझा था कि जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, अगर हम जला देंगे तो हमारा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जिसकी वजह से वो वेपर प्रेशर में जा पाएंगे। ठीक है, और कल हम राउस लॉ को पढ़ेंगे। ठीक।